दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कल संसद के अंदर वक्फ बोर्ड बिल पेश होगा और कल 12 बजे ये बिल पेश होगा संसद के अंदर और उस पर बहस की जो मांग है विपक्षी दलों की 12 घंटे की, वह उसकी जगह 8 घंटे की चर्चा इस पर होगी। लेकिन तमाम तरह की चुनौतियां सरकार के सामने भी हैं क्योंकि उनके जो सहयोगी दल हैं इसमें जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, जयंत चौधरी, उनका बड़ा स्पष्ट मत है इस बिल को लेकर भी। उन्होंने तमाम तरह की बातें, संशोधन की बात सरकार के समक्ष रखी भी है और जो उनका जो रुख है इस बिल को लेकर, उन्होंने कहा है कि कल हम पार्लियामेंट में इसको स्पष्ट करेंगे। इसका मतलब अभी भी उनके जो खेमे हैं, इन चारों जो घटक दल हैं बीजेपी के, उनके अंदर कहीं न कहीं इस बिल को लेकर बेचैनी है, तमाम अंतर्विरोध उनके अंदर कहीं न कहीं है, कि वह अभी तक इस बिल पर अपनी राय को कहीं न कहीं बना नहीं पाए हैं कि उन्हें इसका समर्थन करना है, विरोध करना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कल हम इसको पार्लियामेंट में ही अपनी जो स्टैंड है उसको क्लियर करें। लेकिन साथ ही विपक्षी दलों का जो कड़ा रुख है इस बिल के विपक्ष में, वह स्पष्ट हो चुका है। विपक्षी दल पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे पार्लियामेंट के अंदर और बीजेपी ने भी कमर कसी हुई है कि इस बिल को हम कैसे पास कराएं। लेकिन तमाम तरह की चुनौतियां इस बिल को पास कराने के सामने, जहां सरकार के सामने है, वहीं विपक्ष के सामने भी है कि इस बिल के जो विरोध में वह पूरा कैसे लामबंद अपनी एकता कैसे प्रदर्शित करें। और खास तौर से सहयोगी दल है जो बीजेपी, उनके लिए तो चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, उनके पास मुस्लिम समाज का व्यापक समर्थन रहा है और उन्हें वह राजनीतिक रूप से ताकत भी देता रहा है। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने तो ये क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में आने वाले समय में होंगे, तो नीतीश कुमार की चुनौती ज्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर पार्टी उनके अंदर डिवाइड भी होती दिखाई देती है क्योंकि कल उनके जो एमएलसी हैं मुस्लिम समाज से आते हैं, वह लालू प्रसाद यादव के घर जाकर उनसे मिलकर भी आए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ मैसेजिंग दिया है नीतीश कुमार ने एमएलसी को लालू प्रसाद के घर भेजकर, या खुद ही गए हैं? तमाम तीन राजनीतिक सवाल राजनीतिक गलियारों में। और कल जब पार्लियामेंट में बिल पेश होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ने क्या स्टैंड लिया है। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आज चर्चा में शामिल है, उनका परिचय आप सबसे करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी, नमस्कार। तो मुकुल जी, क्या लगता है आपको, कल संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश किया जाएगा और अगर सरकार की बात करें, सरकार के जो बीजेपी जो प्रमुख घटक दल है वह तो अडामेंट है इस बिल को लेकर, लेकिन साथ ही चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जिनकी बैसाखियों पर सरकार का अस्तित्व टिका हुआ है, सरकार चल रही है, उनका भी बड़ा स्पष्ट मत है वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में नहीं है। वे तमाम तरह की इसमें बात, संशोधन की बात कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी राजनीति का पूरा अगर खाका देखें, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इन सबके मिलाकर 35 सांसद हैं। इन 35 सांसदों के रुख पर सारा कुछ निर्भर करता है कि वह सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं या कुछ अपनी अलग राह चुनते हैं। तो दोनों तरह की बातें इस समय वक्फ बोर्ड बिल के लेकर कही जा रही हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड पर बिल पर संग्राम क्या आने वाले कल है उसके अंदर दिखाई देगा हमें? क्या लगता है आपको? सभी दर्शकों, प्रशांत जी आपको मेरा नमस्कार। देखिए, ये वक्फ बिल जो है, ये सरकार के लिए तो एक अपना इनका टारगेट आज से नहीं, 2024 में ही ये पेश किए थे। और इसको देखिए, पेश करने का मकसद माफ कीजिएगा, मकसद ये था देखिए कि किसी न किसी तरह वक्फ के कानून जो है, उसमें जो जाहिर बात है, जब वक्फ बिल है तो हर जगह वक्फ बोर्ड बना हुआ है हर राज्य में। और हर राज्य में बोर्ड बनने का में काफी जो जिसे कहते हैं गड़बड़ियां की, बहुत गड़बड़ियां हुई भी है, कई खबरें छपी, कार्रवाई भी होती है। तो ये चीजें बड़ी मतलब आप समझिए कि सरकार इस पे चिंतित थी। लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर सरकार बहुत जल्दबाजी कर रही थी। और अगर ये जल्दबाजी इनको करनी थी तो क्यों नहीं 2024 में इन्होंने पारित करा दिया, जब इनके पास पूरा लोकसभा में भी बीजेपी का अच्छा खासा एक वर्चस्व था और राज्यसभा में भी 119 के आसपास हो गए थे। तो तभी पास करा लेते। लेकिन इसको इन्होंने जेपीसी में डाल दिया। जेपीसी में जो 16 या 17 सुझाव दिए गए, उनमें से शायद 11 या 12 उन्होंने मंजूर किए हैं। सुझाव तो काफी थे, लेकिन उस हिसाब से अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं लोगों को जैसे एक होता है कि मुद्दे को हवा देना, ये चीजें चल रही है। जी, बहुत मतलब इसको देखा जा रहा है कि ये पूरा राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल देगी अगर ये कल पास कराने की कोशिश करते हैं। जी। हाँ, बिल्कुल सही जी। कहा आपने कि दिशा और दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है ये मूव बीजेपी सरकार का, गठबंधन सरकार जी। का। और खास तौर से जिस तरह चंद्रबाबू नायडू से मैंने कहा कि नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये ऐसे घटक दल है जिनके लिए, क्योंकि मुस्लिम समर्थक उनके पास हैं, मुस्लिम वोटर उन्हें वोट करता है,
तो ऐसे में उनके लिए भी बड़ी एक तो उनकी राजनीतिक जो अस्तित्व है, पूरी जो राजनीतिक उनका जो ग्राउंड है, उसके लिए भी बड़े सवाल पैदा करेगा। तो ऐसे में बीजेपी क्या रिस्क ले पाएगी? अगर नायडू, नीतीश कुमार की नाराजगी, क्योंकि बिहार में चुनाव बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी का जो मूव है, क्या सोचा-समझा मूव है ये, या नीतीश कुमार को और नायडू को कहीं न कहीं उलझाने का उनका एक पूरा पूरा मूव दिखाई देता है ये? देखिए, नीतीश कुमार पहले ही अपनी क्लियर कर चुके हैं कि हम संसद में अपना रूप प्रकट करेंगे। उधर इनका जो एक विधायक है गाजी, वो गाजी जाके लालू प्रसाद यादव से मिलता है। कहता है कि ईद की बधाई लेने गए थे, लेकिन एक हंसी की बात यह है कि ईद की बधाई देने आप घर जाते हैं, आप किसी के घर ईद की बधाई लेने नहीं जाते। तो ये बड़ा एक अपने आप में हास्यास्पद बयान उनका रहा, और वो देखिए खिचड़ी तो पक रही है। देखिए नीतीश कुमार का अगर आप पूरा कैरियर देखिए तब से अब तक, तो जो सेकुलर का इनके ऊपर टैग लगा इन्होंने कभी उससे छोड़ा नहीं, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सेकुलर कभी नहीं रहे। ये हमेशा सेकुलर लाइन में चले हैं। इनकी जो लाइन थी वो लाइन वैसी ही रही है। अब इनके पास एक मौका पहली बार आया है कि ये बताएं कि वास्तव में सेकुलर है भी या बीजेपी की रॉ में बह गए। तो ये चीजें हम लोग को देखने लायक होंगी कि कल विधान अगर संसद में ये आता है, और तो नीतीश कुमार विरोध तो करेंगे, इसमें सुधार के लिए करेंगे, या सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि चूंकि आपने अभी तो नीतीश कुमार का जिक्र किया, उधर चंद्रबाबू नायडू को हम लोग भूल गए। चंद्रबाबू नायडू को 80% वोट मुसलमानों के मिलते हैं। 60 से 80 के बीच में जब चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों का वोट मिला है, तो वहां पे सरकार बनी है आंध्र प्रदेश में। वरना चाहे वो तेलंगाना साथ में रहा हो, चाहे अलग हुआ हो, तो ये वहां पे एक क्रम होता है कि जिसकी तरफ मुसलमान जाता है सरकार उनकी बनती है। तो ऐसे में कोई भी भाई, आज अगर केंद्र उनको चाहता है या केंद्र के वो साथ हैं, तो तभी तक है जब तक उनके पास सरकार है। आज सरकार ना हो तो कोई उनको पूछेगा नहीं, विधायक ना हो तो कोई उनको पूछेगा नहीं। नंबर गेम पूरा देश में चलता है, हर पार्टी में चलता है, हर राज्य में चलता है। उसी से आपकी वक़्त होती है, चाहे हम हो चाहे आप हो। मेरे पास 20 सांसद अगर मेरे हैं तो मेरी तवज्जो बढ़ेगी, हर पार्टी मुझे लेने के लिए, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। हर आदमी अगर मेरे जिस तरफ सिद्धांत है वो लेने के लिए, लेकिन मुसलमानों का चक इतना बड़ा है कि इसको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। आप ये मान के चलिए, ये क्या उधर मुस्लिम संगठनों ने इसका बहुत, देखिए बीजेपी से जुड़े संगठन जो है, जो लोग हैं, वो शांत बैठे हैं, 2 धड़े इसमें भी बन गए हैं। लेकिन जो बड़ा चक है वो चक इनके खिलाफ का है। उनका कहना है कि इसको ऐसे नहीं होना चाहिए कि पता चला वक्फ बोर्ड में कोई मुसलमान रहे ही ना, पता चला ये पूरा दूसरे कौम को दे दिया जाए, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल राजनीति ही चेंज हो जाएगी। और वक्फ बोर्ड में जो गड़बड़ी है, अगर उसके लिए सरकार कुछ करती है, तो चाहे वो कांग्रेस हो, सारे लोग अगर बैठ के ये, अच्छा बैठ के चर्चा होती नहीं है। आज के टाइम में जो सरकार चाहती है वो करने की कोशिश करती है। तो हो सकता है ये कानून फिर ठंडे बस्ते में चला जाए, और बीजेपी इस बार इस चीज के लिए शांत हो जाए कि जब हमारे पास नंबर आएंगे तब हम इसको करेंगे। इस और नायडू और नीतीश अगर नहीं आते हैं, उधर चिराग पासवान भी के तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं इन चीजों पे, क्योंकि उनका भी वोट बैंक उनके क्षेत्र का आता है। तो चूंकि रामविलास पासवान दूसरे कैटेगरी के नेता थे, और रामविलास पासवान अगर आज होते तो शायद अपनी राजनीति को चमकाने और इस मुद्दे पे बिल्कुल कतई बीजेपी के साथ ना होते, वो पहले से ही विरोध शुरू कर देते। और सरकार अब मजबूत नहीं, सरकार के पास, सरकार बैसाखी की सरकार है, और जो संगठन मुस्लिम जो कर रहे हैं, वो संगठनों की अपनी एकजुटता पूरे देश में है। वो आप केरल से उठा के देखिए और आप जम्मू तक चले जाइए, तो उनके संगठन में एक जो काली पट्टी वाला अभी हुआ ईद वाले दिन, नमाज के लिए, वो चीजें बड़ी लंबा एक, जिसे कहिए जंग की तैयारी है। जंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक विरोध जो होता है सड़कों पे, और ये हुआ भी, संभल में हुआ, लखनऊ में हुआ, भोपाल में हुआ, कई जगह ऐसे देश के, महाराष्ट्र में हुआ, पुणे में हुआ, कई जगह जब ईद की नमाज पढ़ी गई तो उसके बाद लोगों ने काली पट्टी बांधी, और कई जगह थोड़ी झड़प भी हुई, मुस्लिम संगठन आपस में भी भिड़े। तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी राय है, वो राय ये है कि वक्फ बिल को पास कराना मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये ठीक उसी किसान कानून की तरह होगा कि जिसे जबरदस्ती लागू किया गया, बाद में वापस लिया गया। ऐसे एक नहीं दर्जन भर कानून है जिसको राज्यसभा से वापस करवा दिया गया, पेश किया जाएगा, बहस होती है, और सब बीजेपी भी तैयार है बहस करने के लिए। लेकिन सवाल उठता है क्या ये पास हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी के लिए, सनातन और हिंदुत्व के लिए तो ठीक है कि आप मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं,
और मुसलमानों को आप बता रहे हैं कि तुम्हारा ये गड़बड़ था, तुम 9 लाख हेक्टेयर पे कब्जा करके 9.5 लाख पे बैठे हो, लेकिन उसमें से बमुश्किल 1.5 लाख ऐसे है हेक्टेयर ऐसा है जिसपे खेती होती है। और जो दुकानें होती हैं, जो मकान है, वो मकान, दुकान, मस्जिद और उनके जो अपने दरगाहें होती हैं, इन सब की टोटल मिला के देखिए तो करीब 7.5 लाख हेक्टेयर के आसपास है। तो ये सवाल उठता है कि अगर जमीनों में कोई गड़बड़ है, अगर दुकानों में जैसे आवंटन होता है, अब जिस दुकान की कीमत, लखनऊ की बात करें, जहां पे आज की डेट में कॉमर्शियल अगर 1 लाख रुपए महीना है, वहां पे 1000-1200 में लोग लेके उसको चला रहे हैं। ये तो सच्चाई है, इसमें तो हम लोग नहीं मना करेंगे। और ये पैसा जाता कहाँ है? जो करोड़ों रुपए आता है, ये पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है? क्या वो निम्न वर्ग के जो मुसलमान है उनकी भलाई के लिए जा रहा है, उनके विकास के लिए जा रहा है? ये खर्चा कहाँ हो रहा है? तो इन्हीं सबको मुद्दा बना के बीजेपी ये बिल लाई है। और चूंकि ये पूरा वो नहीं है, जिसे कहते हैं क्लियरिटी नहीं है इसमें, तो तरह तरह के जो एक प्रिडिक्शन बनाए जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज की तरफ से बनाए गए। सरकार बार बार मना कर रही है कि गलत है गलत है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं कि आखिरकार आप इस पे खुली बहस करिए ना। मुस्लिम संगठनों के जो बड़े उलेमा हैं उनको आप शामिल करिए, उनको बताइए कि क्या क्या कमियां हैं आपके। भाई, हर आदमी के अंदर कमी होती है, हर संगठन के कमी होती है। सपा में कमी है, बसपा में कमी है, बीजेपी में भी कमी है, सब में कमी है, कांग्रेस में भी कमी है। तो कोई भी पार्टी परिपक्व नहीं होती। हर जगह आपको 420 भी मिल जाएंगे, जेल जाने वाले भी मिल जाएंगे, तो संगठन पे भी वही लागू होता है। संगठन में भी कोई दूध का दूल्हा नहीं होता है, कोई भी हो। तो आरोप लगते हैं, आरोप पे कई बार जांचें होती हैं, और वक्फ कानून को लेके कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पे आवंटन किया गया और बड़ा गलत आवंटन हुआ, उस पे आवाज उठी। कई बार अध्यक्षों को उनके क्या कहते हैं इस्तीफा देना पड़ा। उनके कई ऐसे मामले देश भर में आप अगर आप इसको ढूंढेंगे तो कम से कम ये सैकड़ों की संख्या में होंगे जो आरोप लगते हैं, और जांचें होती है उस पर, फिर वक्फ बोर्ड ही जांच करता है। तो कुल मिला के ये है कि खुद मुस्लिम संगठनों में भी इसको लेके दो राय थी। उसी का मौका देख के बीजेपी ने ये फायदा उठाया, और फायदा क्या उठाया कि उसको ऐसे समय पे पेश किया है कि जब देखिए रमजान का महीना था, और पूरा बाकायदा ईद के बाद आप तुरंत जो है आप इसको लागू कर रहे हैं, और देश में जो माहौल चल रहा है अब उधर, ये मुद्दे ऐसे नहीं है कि जो महंगाई बेरोजगारी के ऊपर के मुद्दे हो, ये मुद्दे बात के लिए हैं। लेकिन जिस चीजों पे सरकार को काम करना चाहिए, आज आप बैंक अकाउंट को लीजिए, कल 1 तारीख से कई ऐसे नियम लागू हुए हैं जो किसी भी आम नागरिक के लिए भी 10 बार सोचने के आप कितना पैसा रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ये सब बहुत लंबा एक विषय है। उसका छोड़ के आप अगर वक्त बोर्ड के पीछे लग गए हैं, तो ये चीजें बहुत बात की चीजें थी। अभी अभी का ये कोई मामला नहीं था, लेकिन सरकार इस पे विफल साबित होगी। इस बात को आप मान लीजिए कि ये सरकार नहीं कर पाएगी ये काम, क्योंकि इनके सहयोगी ही इनके साथ नहीं है। तो जब आप नंबर ही पूरा नहीं करेंगे तो आखिरकार करेंगे क्या? अच्छा, जो मोदी जी ने ईद पे सौगातें मोदी जो दी है, सौगात मोदी का जो बड़ा प्रचार हुआ था, उसके बाद सौगात मोदी का वक्फ बोर्ड के लिए पूरी पूरी जमीन तैयार की जा रही थी कि वक्फ बोर्ड बिल संसद में पेश किया ईद के तुरंत बाद। और ऐसे में जो 2 तारीख का जो टाइमिंग का खेल है, 2 अप्रैल ही क्यों चुना गया, ये भी बड़ा विषय है। क्योंकि 2 अप्रैल को जैसा आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने टैरिफ लगाने की घोषणा की हुई है भारत के ऊपर। तो 2 अप्रैल का वो हेडलाइन मैनेजमेंट है कि वहां पर जो हेडलाइन उसकी बनेगी, उसकी जगह वक्फ बोर्ड बिल पर पूरी जो समाचार है, पूरी जो भी तमाम तरह की जो भी न्यूज़ है, वो सारी केवल वक्फ बोर्ड पे केंद्रित जो है। डोनाल्ड ट्रंप का जो है टैरिफ को लेकर भारत सरकार पर वार जो होगा उसका भारत पर, उसका क्या नुकसान टैरिफ के द्वारा भारत पर होगा, उसकी चर्चा ना हो, केवल वक्फ बोर्ड पे चर्चा सिमट जाए, केंद्रित हो जाए। क्या ये मूव है भारत सरकार ने 2 अप्रैल जो निर्धारित की है इसमें? देखिए, वक्फ बोर्ड देश से जुड़ा हुआ मामला है, और जो टैरिफ लगेगा वो भी देश से जुड़ा हुआ मामला है। तो आप भी अखबार में रहे, हम भी अखबार में रहे, तो फर्स्ट लीड सेकंड लीड सब हो जाती है। तो लेकिन अगर उसको आजकल तो 2-2 पेज बनना शुरू हो गए कि फ्रंट पेज भी 2-2 बना दो। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रंप का फैसला पूरे देश पे असर पड़ेगा, और वक्फ बोर्ड का सिर्फ मुसलमानों पर पड़ेगा। ट्रंप का जो फैसला है उसमें हम और आप भी आ जाएंगे, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि वो देश का मामला है, वो बड़ा मामला रहेगा। और वक्फ बोर्ड को लेके समाज में जो वैमनस्यता फैलेगी, जो आपस में भाईचारा बना हुआ है, उसको लेकर अगर सरकार के खिलाफ मुस्लिम समाज संगठन इकट्ठा होकर सड़कों पे आता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की नौबत आ जाती है।
ऐसे में ममता बनर्जी हैं, चाहे लालू हो, चाहे आपके कांग्रेस पार्टी हो, चाहे MIM हो, ये लोग और जो मुस्लिम संगठन है वो क्या इसको छोड़ देंगे? वो इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीजें अभी आने वाले टाइम में बड़ा बीजेपी के लिए ही लॉ एंड ऑर्डर का सरदर्द बन जाएंगी। ये हम लोग के लिए देखना बड़ा वो होगा कि ये कैसे इससे निपटते हैं। या तो इसको उसमें डाल दिया जाएगा कि जैसे कई कानून लाए, वापस इन्होंने फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये वही होगा कि आपने आग लगाई और धीमे से जब आग लगने लगी तो आपने पानी डाल के बुझा दिया। धुआं उठता रहेगा, आग नहीं लग पाएगी। और धुआं उठता रहेगा तो जाहिर बात है इसका कहीं ना कहीं खामियाजा करेंगे कि भाई मुस्लिम समाज के ऊपर डालेंगे, टीकरा फोड़ेंगे और हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए ये आगे बढ़ते रहेंगे। जी जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जो नीतीश कुमार का जो स्टैंड है सामने, जो भी लल्लन सिंह जो उनके लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हम कल पार्लियामेंट में अपना जो हमारा रुख है उसमें स्पष्ट करेंगे। तो ऐसे में जेडीयू के अंदर भी किस तरह का, आप जैसे उनका जो एमएलसी थे वो लालू प्रसाद यादव के घर चले गए ईद पे, जैसा आपने बताया। तो ऐसे में कुछ अंदर भी विरोध है आपस में, कुछ डिवाइड हो रही है क्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर इस विचार को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर उनमें आपस में मतभिन्नता पार्टी के अंदर भी पैदा हो चुकी है? या नीतीश कुमार के जो एमएलसी लालू प्रसाद के घर गए, क्या वो संकेत नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए को, बीजेपी को दिया गया है कि हमारे सारे रास्ते ऑप्शन हमारे पास है? देखिए, उनका जाना, मैंने आपको सबसे पहले गौस जो उनके विधायक हैं वो गए थे और उनके जाने का मकसद ही यही था, मतलब ही यही था कि लालू प्रसाद यादव से वो ईद की बधाई लेने नहीं गए थे। आप एक विरोधी दल के, आप तो कोई वो भी नहीं है, आप एक सामान्य विधायक है, मुस्लिम है, इसलिए मीडिया की निगाह जाती है। और अगर आपकी ईद में हम ईद मिलने जाते हैं, कोई जिसके यहाँ ईद है, हिंदू समाज में तो यही कहा जाता है कि भाई ईद मिलने चलना है। लेकिन ऐसा कोई आपने नहीं देखा जो आपसे ईद पे आपसे आशीर्वाद लेने आए, वो भी मुस्लिम हो, और आप किसी दूसरे उसमें हिंदू में आप उससे ईद का वो लेने जाए, ईद का वो क्या दे देंगे आपको? और ऐसा कभी ये कोई वो ही नहीं है, क्या कहते हैं उसको, सिस्टम ही नहीं है ऐसा कि ईद पे ऐसा कभी सुनने को मिला। फर्स्ट टाइम ऐसे सुनने को मिला है कि कोई मुस्लिम किसी हिंदू के घर जा रहा है और ये कह रहा है बाहर निकल के कि हम ईद ईद मिलने गए थे, ईद का वो लेने गए थे, बधाइयां देने लेने गए थे। तो बधाइयां ले नहीं जाती, दी जाती हैं। तो चीजों को ये आप समझिए, बड़ा देखिए अंदर अंदर गेम नीतीश कुमार भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। ऊपर भले ही दिखाएं, देखिए ईडी सीबीआई इन सब का तो खौफ रहता ही है, लेकिन अंतिम समय पे नीतीश कुमार भी अपना ऐसा रुख पलटेंगे जो वो जाने जाते हैं कि वो कब किस तरफ चले जाए, जहां उनको फायदा दिखेगा वहीं चले जाएंगे। अगर आज वो इस खेमे में वापस आते हैं तो जाहिर बात है कि खेमा मजबूत हो जाएगा, बीजेपी धराशायी हो जाएगी। क्योंकि जितनी सीटें बीजेपी ने 84-85 जीती थी, 84 शायद 84 था, उसमें से 65 बचे आज की डेट में विधायक। तो अब ये बेसिकली होता क्या है कि ठीक है आपने सरकार बनाई, और नहीं मैं उसकी बात कर रहा था, सॉरी, जैसे पश्चिम बंगाल की बात थी। पश्चिमी बंगाल में जो सीटें उन्होंने जीती उसमें से काफी चले गए ममता बनर्जी के पास। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बीजेपी के जीते भले ही टिकट पे, लेकिन उसके बाद वो चले गए। यही हाल अब बिहार में हो रहा है इस वक्फ कानून को लेके, जो इनका मुस्लिम वोट बैंक है और करीब 10 से 12% वोट मुस्लिम देता है इनको। ये तो लिखत पढ़त में है कि 10 से 12% वोट आरजेडीयू को जाता है। ठीक है, आरजेडी को, कांग्रेस को, अब कांग्रेस जैसे वहां पे कर रही है यात्रा, तो कांग्रेस को इसको भी फायदा होगा। कल जिस तरह से अगर संसद में ये सब चीजें उठाई जाती है और बीजेपी इस बिल को लाती है, उसके बाद देखिए क्या माहौल रहेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी स्टेप बैक करती है कि आगे बढ़ती है, क्योंकि आगे बढ़ने पे उसको जीत तो कहीं से नजर नहीं आ रही। जब आपको मालूम है कि हम ये मैच हार रहे हैं, तो क्या आप इसे खेलना पसंद करेंगे? और अगर आप खेलने जाते हैं तो उसका मकसद क्या है आपका? भाई जब आपके पास उतने नंबर्स ही नहीं है और जो नंबर है उसमें आपके दो बड़े सहयोगी दोनों आपके खिलाफ है, तो किस किस बनस्पत आप जा रहे हैं उस बिल को लेके? आपके पास क्या है वो जो आपके अंदर का एक होता है कि मेरे पास ये हौसला है कि हम बिल पास करा ले जाएंगे, तो आखिरकार उसके पीछे आप कुछ तो तर्क देंगे। आप कहां से नंबर लाएंगे? किसके विधायक तो किसके सांसद तोड़ेंगे आप? कोई आपको सपोर्ट करेगा? पूरा विपक्ष के साथ नायडू और अगर नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं और उसी में पासवान खड़े हो जाए, पासवान की पार्टी खड़ी हो जाती है एलजेपी, तब क्या करेंगे आप? तो ये चीजें प्रशांत जी बीजेपी के लिए गले की फांस है। बीजेपी इसको उठा रही है, मैं ये नहीं कहेंगे नहीं उठा रही, लेकिन इसको भी पता है कि हमारा हश्र क्या होना है। ये बिल किसी भी कीमत पे अब पास नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक चर्चा का विषय बना है।
मुसलमानों के बीच एक जिसे कहिए एक लाइन खींचने की बात है कि वो लाइन इन्होंने खींच दी है, इसको भले ही ठंडे बस्ते में डालेंगे, आज नहीं उठाएंगे फिर इलेक्शन के टाइम उठाएंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी जिससे कहीं ना कहीं सनातनी हिंदुत्व बाइफरकेट हो और एक पूरे खेमे में आए कि देखो ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। और इस तरह की प्रक्रिया में बीजेपी माहिर भी है और करती भी रहती है, ये हम लोग ने देखा है, कई चुनाव में देखा है। जी बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी कहीं न कहीं अपने जो राजनीतिक पैंतरेबाज़ी है, वो लगातार करती रहती है। लेकिन बात वो आती है कि जो उनके सहयोगी संगठन है, सहयोगी दल है, उनके लिए ज़्यादा बड़ी भारी परेशानी भई विपक्ष का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है कि वो तो जो बिल है, ये वक्फ बोर्ड बिल का, उसके खिलाफ है, उनका बड़ा स्टैंड क्लियर है। लेकिन जो सहयोगी संगठन है, जैसे पूरी चर्चा हमारी रही है इस पे, नायडू की, नीतीश कुमार की, पासवान चिराग पासवान की, जयंत चौधरी की, मतलब उनका बड़ा जो उनके लिए दुविधा वाली स्थिति बीजेपी क्यों खड़ी कर रही है? असली बात तो ये आती है ना कि भई जो सहयोगी संगठन है, उनका रुख भी बीजेपी को पता है कि वह वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ है जो सरकार तैयार की है। लेकिन उन्हें दुविधा वाली स्थिति में क्यों डाल रही है वह जानबूझकर? क्या उनके लिए भी एक चुनौती पैदा कर रही है कि आपको अगर हमारे साथ रहना है तो आपको अपने स्टैंड में परिवर्तन करना पड़ेगा? और जयंत चौधरी ने हाल ही में जो उनके बयान आए हैं सामने, जैसे नमाज के ऊपर सड़क पर नमाज पढ़ने की बात यूपी प्रशासन की तरफ से कही, तो जयंत चौधरी ने खुल के विरोध किया। ऐसे ही एक केतकी सिंह जो विधायक हैं यूपी में बीजेपी की, जब उन्होंने अस्पताल को लेकर मुसलमानों के संदर्भ में कुछ कहा, तो जयंत चौधरी ने कटाक्ष के तौर पर इनडायरेक्ट वे में उस पे अपनी कमेंट उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली। तो तमाम बातें जयंत चौधरी खुल के विरोध व्यक्त करने लगे हैं इन बातों पर। ऐसे में जो सहयोगी दल हैं, क्या उनके लिए ज़्यादा चुनौती पैदा हो रही है विपक्ष की तुलना में बीजेपी के द्वारा? देखिए पूरा दारोमदार अगर इसको थोड़ा आप ऊपर से देखिए, जैसे एक चेस का गेम होता है, दो लोग खेलते हैं, तीसरा आदमी बैठ के देखता है कौन कहाँ गलती कर रहा है। तो बीजेपी ने ये गेम बिछा दिया है, इसमें विपक्ष है, उनके सहयोगी दल है। आने वाला चुनाव आप देखिए बिहार का है, आने वाला चुनाव जहां-जहां का भी है 3-4 स्टेट में आएगा 2026 तक, तो सबसे पहला जो बड़ा राज्य बिहार है, बिहार में अगर ये चीजें मुद्दा उठते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? अगर हिंदुत्व की राह पे बीजेपी चल पड़ी है तो, और मुसलमान ही उनके टारगेट हैं, तो ये बताइए उसमें फायदा क्या होगा? जो जेडीयू का जो वोटर होगा, वो किसको वोट देगा? अगर हिंदुत्व उसके दिमाग में जरा-सा भी है तो। वो खट से नीतीश कुमार को छोड़ के नीतीश कुमार की फिर जहां उनको 42-43 सीटें मिली थी, वो गिर के 10, 12, 15 पे आ जाएंगे। और ये गेन करना चाहती है बीजेपी। बीजेपी पहले से और मजबूत, और इनको देख के बीजेपी ने देखिए कई बार अमित शाह भी जब अभी गए थे बिहार, तो उन्होंने कहा अब की बार भाजपा सरकार, और उन्होंने बाद में उनको याद आया होगा नहीं याद आया होगा, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को कहीं तवज्जो नहीं दी थी। तो अगर वो माइंड सेट करके महाराष्ट्र का बैठे हुए हैं, तो ये निर्णय उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसी तरह इस तरह के मुद्दों को उठा के ही बीजेपी आगे बढ़ती है, और इस बार भी उनके टारगेट पे हमें लगता है बिहार ही है, क्योंकि अभी से अगर ये बिल नहीं भी पास होता, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व और जो सनातनी और इस टाइप के लोग हैं, वो कह देंगे नीतीश कुमार की छवि को धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा। मुसलमानों के भले ही वो नेता बन जाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में अगर वो बीजेपी के साथ खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं और इस बिल का सहयोग भी नहीं करते और साथ भी खड़े रहते हैं, तो मुसलमान वो 12% में से मुश्किल से 2% बचेगा, बाकी 10% गायब हो जाएगा। कहेगा या तो आप, हम लोग कहते हैं ना, या तो हमारे आपके बहुत अच्छे संबंध है या बिल्कुल संबंध नहीं है, यही पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। तो अगर आप उनके साथ हैं तो उनके पूरे साथ रहिए, तब भी आप सनातन का झंडा उठा लीजिए। लेकिन आप इधर दो नाव पे क्यों आप पैर रखे हुए हैं? तो बिहार का मतदाता ये भी तो इस महीने में सोच लेगा। और बीजेपी से लेके संघ से लेके सब अगर बिहार में मेहनत करें और लोगों को बताएंगी कि देखिए नीतीश कुमार का ये हाल है, और देखिए ग्राउंड लेवल पे सारी चीजें बदलती हैं, और ग्राउंड लेवल के बदलने के बाद जब वो आज से 4-6 महीने बाद जब हम लोग इलेक्शन में पहुंचेंगे बिहार में, तब तक वो पूरा परिपक्व हो चुका है कि अब की बार नीतीश को उखाड़ फेंकना है और हालत शिंदे जैसी करनी है कि बीजेपी को इतनी ताकत दे दो कि उनको किसी की जरूरत ना पड़े। ये मैं बीजेपी के पक्ष की बात कर रहा हूं। तो ये सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो पासवान के पार्टी की वो है, एलजेपी पे, और इनके पास जेडीयू के पास है। तो जेडीयू और इनकी पूरी राजनीति आज इस बिल पे टिकी हुई है, क्योंकि जो वोट कटेगा वो जाएगा बीजेपी के पास, इनका वोट। 1-2% इधर उधर जो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है वो अलग बात हो गई, लेकिन बाकी सब ऐसे ही जाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमाम तरह की बातें, राजनीतिक चुनौतियाँ भी हैं सभी पार्टियों। अच्छा, एक बात और है मुख्य रूप से,
पर पिछले कुछ समय की बात करें, कुछ महीनों की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम तरह की चर्चाएँ, राजनीतिक चर्चा उनके इर्द-गिर्द रही हैं। लगातार वह सुर्खियों में बने रहते हैं, तमाम तरह के उनके बयान सामने आते हैं, या जो भी उनकी राजनीति का जो ट्रेंड है, जो तरीका है, उससे वह सारी राजनीतिक सुर्खियाँ जो हैं अपने इर्द-गिर्द उन्होंने समेट ली हैं। ऐसे में अगर देखा जाए पिछले कुछ महीनों की राजनीति को, योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय लीडरशिप जो है बीजेपी की, मोदी जी और अमित शाह के ऊपर कहीं न कहीं बढ़त बनाई है राजनीतिक रूप से उन्होंने, जो उनकी पूरी राजनीतिक सुर्खियाँ है, अपने बटोरी है। तो क्या उसका भी है कि ये उसका भी असर है कि वक्फ बोर्ड बिल को जिस तरह से एकदम से लाया गया, 2 तारीख घोषणा कर दी गई, कल ही उसे पेश किया जाएगा संसद के अंदर। उन चर्चाओं को देखते हुए अपनी तरफ चर्चा, राजनीतिक चर्चाएँ केंद्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए तमाम तरह की कवायद ये राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रही है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप बात करें तो योगी शायद आज की डेट में जो कुंभ का आयोजन हुआ, जिस तरह से कुंभ में जो भी चीजें हुई, अगर सफल कुंभ कुंभ का आयोजन और 63 करोड़ लोग का दावा होता 64 करोड़ का, तो जाहिर बात है कि आज की डेट में उनकी उनकी जो एक छवि है वो मोदी से कहीं ऊपर हो गई। मोदी भले ही इंटरनेशनल लेवल पे और उसमें योगी का ना रहा हो, लेकिन हिंदुत्व की जो एक जिसे कहिए लहर है, उसमें अगर कोई पहला नाम आता है तो योगी आदित्यनाथ का आता है। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ कराने के बाद, उसके बाद लगातार जिस तरह से वो तीखे हमले भी करते हैं, वो सब कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को केंद्र में एक महत्वपूर्ण पद, जिसको हम आप जानते हैं अगला उन्हीं को माना जाता है। लेकिन बीजेपी ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं, दूसरी बार ये 17 के बाद ये दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, और इनका ये उपयोग उन्हीं जगहों पे करती है जहाँ पे चुनाव हो, सेंसिटिव हो, मुसलमान ज़्यादा हो, और ये अपने उस तीखे भाषणों के लिए जाने भी जाते हैं। ऐसा दूसरा नेता नहीं है, खासकर भगवा ओढ़े हुए। आप नंबर ऑफ लिस्ट है, उसमें कपिल मिश्रा से लेके आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई मंत्री ऐसे हैं, जिसमें हम 1 दर्जन से अधिक मंत्री बता सकते हैं। लेकिन जो वास्तव में जिसकी छवि, जिसको देखते ही हिंदुत्व का अगर एक करंट दौड़ता है, वो योगी आदित्यनाथ है। तो योगी आदित्यनाथ खुद अपनी छवि को लेकर, आपको मालूम है कि यहाँ पे कई मंत्री ऐसे भी हैं, जो सीधे अमित शाह के टच में रहते हैं, उनका योगी से 36 का आंकड़ा रहता है। कई सांसद ऐसे हैं जिसमें बाहुबली सांसद भी हैं कई। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं कि आपकी पावर क्या है। तो ये पावर सेंटर हो गए। तो जब पावर सेंटर कोई बनता है तो जाहिर बात है आपके ऊपर वाले आपसे खुश तो रहेंगे नहीं। लेकिन आपको हटा भी नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन अगर योगी आदित्यनाथ को छूते हैं तो आग लग जाएगी, बीजेपी कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो ये चीजें जो होती हैं, इसी को लेके योगी आदित्यनाथ भी बहुत सतर्क रहते हैं, फूंक-फूंक के कदम रखते हैं, पूरा अपना फोकस रखते हैं काम पे, और सख्त छवि है लेकिन ओवर भी हो जाता है। जैसे बुलडोजर में आज इलाहाबाद में एक खबर आई कि मुसलमान प्रोफेसर था, एक आपका डॉक्टर था और 3 अन्य लोग थे, उनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपने बुलडोजर से उनका मकान बिना नोटिस के गिराया था, तो आपको 10-10 लाख रुपए ईच को देना पड़ेगा, जो बिल्डिंग गिरी थी। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसी को लेके योगी आदित्यनाथ चर्चा में भी रहते हैं, और हिंदुत्व के जो झंडाधार है, जो उठा के चलते हैं, वो योगी आदित्यनाथ की जय-जय भी करते हैं। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट डांटता रहे, फटकारता रहे, लेकिन वो चीजें उनकी अलग रहती है। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमाम तरह की जो बातें आपने कहेंगे वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, तमाम तरह की चुनौतियाँ जहाँ बीजेपी के सामने की कैसे पास करवाएँ इस बिल को, और वहीं जो उनके सहयोगी दल है, उनके लिए ज़्यादा बड़ी चुनौतियाँ हैं कि जो उनकी राजनीति है, उसमें मुस्लिम समाज का उन्हें बड़ा समर्थन मिलता रहा है उन सहयोगी दलों को, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात हो, या नीतीश कुमार की, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, ये 4 ऐसे घटक दल हैं, जिनके टोटल 35 सांसद भी हैं, और इन्हें मुस्लिम समाज का बड़ा व्यापक समर्थन मिलता रहा है। ऐसे बीजेपी के मुँह से उनकी जो राजनीति है, वो भी कहीं न कहीं तमाम तरह की चुनौती उनके सामने खड़ी हो जाती हैं, और विपक्ष तो खुलकर इस बिल के विरोध में खड़ा दिखाई देता है। उनके तो स्पष्ट है, उसमें तो उनके कोई दोहराए उनका कोई संकट नहीं है उनके पास। लेकिन आखिरकार कल क्या होगा जब बिल पेश होगा, तो उसमें कैसे बीजेपी अपने सहयोगी दलों को मैनेज करती है, या सहयोगी दल क्या रुख अख्तियार करते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर दिखाई देगा। और सभी की उत्सुकता और इसी तरफ लगी हुई है, कल क्या होगा संसद के अंदर जब पार्लियामेंट में बिल पेश होगा। और जिस तरह से आपने पूरे विषय को परिभाषित किया, मुझे विश्वास है हमारे दर्शक जरूर पसंद आएगी। और मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दोस्त समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही सवाल नीडे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे सवाल नीडे अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।